नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। इस चैनल का नाम है डिस्कशन विद मनोज। और जैसा कि आप सभी के इस प्यार से ये चैनल चल रहा है और मैं हर रोज़ यही प्यार आपका जो है मुझे हर रोज़ खींच के लाता है एक नए से नए वीडियो बनाने के लिए, नई नई जानकारी आपको देने के लिए। तो इसी क्रम में दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए CSL, यानी कि यहाँ देखिए CSL, इसे शॉर्ट में हम CSL कहते हैं, यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, केरला में है। अब यहाँ पर भैया वर्कमैन की जो पोस्ट खुली हुई है ना। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं पहले ही वीडियो में बता दूं क्योंकि मुझे किसी को घुमाना फिराना नहीं है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अब इसमें वर्कमैन में कौन कौन आते हैं, है ना, मैं पहले आपको बता दूं। तो देखो वर्कमैन की टोटल अगर आप मुझसे वैकेंसी पूछोगे, है ना, टोटल आपके वैकेंसी, है ना, वर्कमैन की, तो ये आपको मिलेगी करीब करीब 300 टोटल वैकेंसी है वर्कमैन की। वर्कमैन में मतलब कौन कौन आता है? वर्कमैन में मतलब हो गया भैया जैसे कि वेल्डर, है ना, जैसे कि हो गया आपके प्लम्बर, ठीक, आपके इलेक्ट्रीशियन हो गए, ठीक, आपके इलेक्ट्रीशियन हो गए। एक एक बात बताने वाला मैं आपको। इलेक्ट्रीशियन के अलावा इसमें आप चले जाओ तो डीजल मैकेनिक हो गया, है ना, डीजल मैकेनिक हो गया। और भी बहुत सारी नीचे मैं बताऊंगा ये आपको, है ना। शीट मेटल वर्कर है, ये देखो यहाँ पे आपको टॉप में दिख ही रहा होगा शीट मेटल वर्कर। तो ऐसे बहुत सारी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। तो उन पर तो हम देखेंगे कि क्या क्या करना है। तो 300 टोटल पोस्ट है, मैं ये बताने आया था। इसके लिए भैया देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा है ना, कि एजुकेशनल जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है, उनका कहना है कि आप 10th पास होने चाहिए और साथ में आपके पास ITI होना चाहिए। ITI में आपके खुद के ट्रेड से रिलेटिव ट्रेड लिख रहा हूँ मैं आप पे, है ना। ट्रेड मतलब जिससे आपने किया है उसी से आप इसे भर सकते हैं। जैसे मान लो वेल्डर से आपने ITI किया है तो आप वेल्डर वाली पोस्ट भर पाएंगे, प्लम्बर से किया तो प्लम्बर वाली भर पाएंगे। क्लियर ये बात है। फीस के लिए परेशान ना हो। इसमें जो फीस है ना, अगर फीस के मामले में अगर पूरी बात करें तो देखिए, अगर आप जनरल वाले हैं, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं और अगर आप OBC के हैं, तो इसमें जो आपको फीस देनी है ना वो 600 रुपये है, मात्र 600 रुपये। वहीं अगर आप SC से हैं, आप ST से हैं या पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी से हैं, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, निल है इसमें। क्लियर है ये बात है। ये अच्छे से ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैक्सिमम एज की मैं बात करता हूँ आपसे, जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल रखी गई है। ठीक है। अब इसमें जिसको जिसको छूट मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि जो SC वाले हैं और ST वाले हैं उनको भैया छूट मिलती है कितने, 5 साल की। ठीक है। अब यहाँ पर कोई आया है और अपना बाजा भी बजा रहा है और इतने में मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। OBC के लिए 3 साल की रहती है छूट। क्लियर रहती बात है, OBC के लिए 3 साल की रह गई। अब मैं एक बात और बता दूं, इन 300 में से आप देखोगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले भी भर रहे हैं, तो उनके लिए कितनी पोस्ट है? तो देखिए सबके लिए तो यहाँ पर पूरा लिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है इनके लिए उसमें से टोटल 12 पोस्ट दी गई है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मैं ओपनिंग डेट बता देता हूँ। ये जो फॉर्म है इसकी ओपनिंग, है ना, ये हुई थी 14 जुलाई को और इसकी क्लोजिंग हो रही है 28 जुलाई को। ठीक है। तो उससे पहले पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। मैंने आपसे कहा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दिया, एज क्राइटेरिया आपको बता दिया, टोटल वैकेंसी किसकी है ये बता दिया, है ना। और अभी पोस्ट के बारे में और जानकारी में दे रहा हूँ। टोटल 300 याद रखना, 300 में से बाकी जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए फीस आपको पता है, कब ये फॉर्म ओपन हो रहा है, कब ये खत्म हो रहा है, एक एक चीज़ आपको मालूम है। ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर लेकिन ये जो जॉब है ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो फिर कितने साल के लिए हम यहाँ पे काम करने वाले हैं? देखिए इन्होंने कहा है कि आप जो है ना इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम 3 इयर्स तक आप इसमें काम करेंगे, लेकिन इसमें सैलरी बढ़ेगी। पहले साल में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तो पहले साल में आपको हर मंथ 23,000 रुपये दिया जा रहा है और 4,900 रुपये एक्स्ट्रा। जब आप कोई घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे ना तो 4,900 रुपये आपको उसको अलग से मिलेंगे। ये पहले साल की कहानी है। अगर मान लीजिए आपने दूसरे साल भी कंटिन्यू किया, आपका काम अच्छा रहा, उन्होंने कंटिन्यू करने दिया आपको,
तो फिर दूसरे साल आपको 24,000 रुपये मिलेंगे हर महीने, और आपका वो 5,000 हो जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा घंटे कुछ काम करते, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा घंटे काम करने के पैसे दे रहे हैं, सैलरी अलग है, एक्स्ट्रा घंटे अगर आपने दिए हैं तो उसके भी पैसे अलग मिलेंगे आपको। फिर अगर आप तीसरे साल भी काम करते हो तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और वो भी बढ़ जाएगा, 5,000 से ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? 3 साल तक का मैक्सिमम यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं उनके लिए बता दूं जिनके दिमाग में ये आता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ आपसे, अगर अभी आपके पास कुछ भी नहीं है ना करने को, और ये सोचते सोचते और तैयारी करते करते आपने 3 साल बिता दिए और इन बीच में आपने कोई सर्टिफिकेट भी हासिल नहीं किया है, और आपको पता है कि आज इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि कंपनी वालों को किसी को सिलेक्ट करने में सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई बनी बात है, वो किसको चुनेगा? आप 4 लोग खड़े हैं, 4 में से एक के पास सर्टिफिकेट है, उसने इस मौके का कभी फ़ायदा उठा लिया, है ना। मान लो यही 3 साल उसने कहीं नौकरी करी हुई थी, अब वो बैठ गया कहीं जा करके, लेकिन उसके पास CSL का ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये उसको कहीं पे भी नौकरी में लगा देगा, भीड़ से तो अलग कर देगा। तो आपको करना ही क्या है? इतनी बड़ी भीड़ में भैया, जो भीड़ है, भीड़ बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी जो भीड़ है, इसमें आपको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा आपके रिज्यूमे में होना चाहिए, आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ। ये नहीं कि आप कुछ भी करते फिरें, 10 जगह पैर मत फैलाइएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि आप बहुत जगह माहिर हो। माहिर तो आप एक ही चीज़ में हो सकते हैं, भले आप 10 काम कर लें, आप 10 काम में जाने जाते हो, नहीं, माहिर आप एक ही चीज़ में होते हैं। तो अगर आप वेल्डिंग जानते हो तो वेल्डिंग में बिल्कुल महारत हासिल करिए ना, किस बात के लिए बैठे? 10 किताबें पढ़िए, 10 जगह जाकर के सर्टिफिकेट लीजिए, बड़े बड़े वेल्डर से और जाके मिलिए, उनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। सीखेंगे तो बड़े बनेंगे, बड़े बनेंगे दूसरों को नजर में आएंगे, नौकरी आपके पास है। अब आप एफर्ट ही नहीं करना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा कुछ भी? समझ गए? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस समझते हैं, मैं उनको ये बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मुझे नाम बड़ा अजीब सा लगता है, टेम्परेरी बोलना ये भी नाम बड़ा अजीब सा लगता है। मैं इसे ऐसे बोलता हूँ कि सर्टिफिकेट मिल रहा है, एक कोर्स करने जा रहा हूँ, उस कोर्स को करने के लिए मुझे पैसे भी दिए जा रहे हैं, और अगर मैं एक्स्ट्रा घंटे काम करूंगा तो मुझे और पैसे मिल रहे हैं। मैं ऐसे क्यों नहीं सोच सकता? और ऐसे बाकी सब क्यों नहीं सोच सकते? नहीं, आपको तो बस परमानेंट की तलाश है। अरे जिंदगी परमानेंट नहीं है, पृथ्वी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, और इस टेम्परेरी वर्ल्ड में यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग विच इज परमानेंट। आर यू मेकिंग अस फूल और मेकिंग योर ओन सेल्फ फूल? किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? है ना, किसी की बातों में बताइए, कुछ परमानेंट नहीं होता। आपने देखा नहीं कितने लोग इस सरकारी नौकरी पूरी कर पा रहे हैं? एज आती नहीं है, कहीं ना कहीं डेथ हो जा रही है, एक्सपायर हो जा रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला को देख लीजिए, कितनी कम उम्र के थे लेकिन अटैक आ गया। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए ज़्यादा परमानेंट के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को यूं ही ना गंवाएं। है ना, कुछ ऐसा ढूंढे जिससे आप कुछ अच्छा कर पाएं, लोगों को कुछ बता पाएं। सिद्धार्थ शुक्ला चले जरूर गए 40 साल की उम्र में, कम उम्र में, वही बिग बॉस में जो आते थे, और ऐसी न्यूमरस एग्जाम्पल है। वो याद है, भाभी जी घर पर है, जो आते थे हमारे, है ना, उनको देखिए जरा, उनको भी बस वो क्रिकेट खेलते खेलते अचानक गिर पड़े। तो आप किसके पीछे भाग रहे हो? उनकी भी लाइफ सक्सेसफुल सक्सेसफुल थी, सब कुछ बढ़िया था, है ना, प्रॉब्लम सबके पास ही होती है, लेकिन ध्यान देखिए उन्होंने खुल के जिया। उन्हें हम जब भी याद करेंगे, हम उन्हें उनके रोल से ही याद करेंगे। तो आपको भी ऐसे ही कुछ देना है। अब आप एक्टिंग ना करें, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्टिंग में कूद जाए, क्योंकि दोनों एक्टरों के ही नाम लिए मैंने, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। इनके नाम इसलिए है क्योंकि ये हाईलाइटेड थे, तो जब ये मरे तो भाई बनी बात है, पता चलेगा ही। तो आप भी ऐसा कुछ काम करिए जब आप मरे तो पता चले। क्लियर है ना? नहीं, मेरा तो यही मानना है। अब देखिए, मरने के बाद तो अपने को घंटा नहीं पता चल रहा है कि लोगों ने अपने बारे में क्या बोला है क्या नहीं बोला है। समझ गया ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक है तो बढ़िया अच्छा काम करिए, एक फील्ड चुनिए, उसमें पूरी दम लगा दीजिए। ना घर के बारे में सोचिए, ना किसी के बारे में सोचिए, ना दोस्त यार माता पिता, नहीं। अभी आपको अपना जीवन बनाना है। जब एक बार सेट हो जाएगा, फिर इन सब के बारे में सोचने का आपको मौका मिलेगा। तब तक के लिए प्लीज ऐसी कोई भी धारणा ना बनाए। ये छोटी सोच होती है कॉन्ट्रैक्ट और ये सब मानना, और अब जब जनसंख्या बढ़ रही हो तब आप ये सब कॉन्ट्रैक्ट और ये सब की बात करेंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्लियर ये बात है? मुझे लगता है, मैं देखिए मैं बहुत समय से इन बातों की पैरवी कर रहा हूँ। आजकल मैं आपको बता दूं क्या है, भीड़ बढ़ी हुई है, कोई भी कंपनी किसी को परमानेंट जॉब नहीं देख पा रही है। जैसे कि ये भी एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ये मिनी रन कंपनी है ये इतने, आपको मालूम है ना, हमने 30 जून को, पिछले 30 जून को इस धरती पर भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। चाइना था हमसे आगे, लेकिन अब चाइना नहीं है। अब आज की डेट में जब ये आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, इंडिया सबसे आगे है पॉपुलेशन के मामले में। अब आप एक बात है, हर साल अगर पॉपुलेशन इतनी बढ़ती रही, इंडिया की जमीन तो है नहीं, तो नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? लोगों के लिए घर रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं होगा, थोड़े समय के बाद आप नौकरी के लिए परेशान हो रहे हो, है ना, बेसिक चीजों के लिए भटकना पड़ेगा। इसलिए भैया किसी चीज को हल्का मत लो, जो मिले, मैं तो कहता हूँ जो नाव समझ में पहले आती है, पकड़ में आती है, उसको पकड़ लेना ही इंसान की समझदारी है। जब बाढ़ आएगी तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि बड़ी लग्जरी नाव आए और मैं तब उससे बैठ करके जाऊंगा, या सामने जो लकड़ी बह रही होगी उसको पकड़ करके पार जाने की कोशिश करेंगे? आप सामने रखी लकड़ी को पार पकड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वहां निकल जाए। तो ऐसे सोचिए ना, ये दुनिया किसी के लिए वो नहीं है भैया, इस दिन में बाढ़ ही चल रही है, लेकिन बस बात क्या है कि हमें वो बाढ़ दिख नहीं रही है। तो अब आप लगे हुए हैं आराम से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यूथ जो मुझे सुन रहा है वो जागेगा, वो इस बात को समझेगा और इस काम को करके दिखाएगा।
और आपको क्या लग रहा है ये बड़ा आसान है? नहीं, यहाँ पर सुनिए ज़रा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला जो जॉब है ना, ये कोई आपको यूं ही नहीं मिल रहा है, इन्होंने पेपर रखा हुआ है। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है मैं आपको वो बता देता हूँ, ये देखिए एग्ज़ाम पैटर्न। आपको क्या लगा, क्या ये बांटने के लिए बैठे हैं? ये समझदारों को चुनेंगे। पेपर आपके 2 फेज़ में होने वाले हैं, एक होगा फेज़ 1 और एक होगा आपका फेज़ 2। फेज़ 1 जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एक पेपर होने वाला है ना? और ये ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन रहेंगे और सारे के सारे 30 मार्क्स के ही रहेंगे, ठीक है? और आपको जो टाइम मिलेगा वो 35 मिनट्स का मिलने वाला है इसको करने के लिए। अब सर ये तो 30 क्वेश्चन हो गए, अब यहाँ देखो बेटे, ये वाला जो मिलेगा ये आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, है ना? ये प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और ये 70 नंबर का होगा, ठीक है? तो ये देखो 30 मार्क्स ये थे, 70 मार्क्स ये हो गए, टोटल पेपर आपका कितने का हो गया? 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना? 100 मार्क्स का हो गया। लेकिन आपको अलग अलग फेज में पास होना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, जब आप फेज 1 निकाल लेंगे, अभी जो फेज 1 है ना, ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें 20 क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे, ये 30 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें से 20 क्वेश्चन आपके ट्रेड के होंगे और 10 क्वेश्चन कोई जनरल ऐसी कुछ पूछ लिया जाएगा। 30 नंबर ऐसे है। अब ध्यान सुनिए, फेज 1 में आपको पास होना पड़ेगा। पास होने के लिए कितना चाहिए, सबके लिए अलग अलग डिसाइड किया गया है कि किसको कितना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे जनरल वाले हैं, है ना, जनरल वाले हो गए या आपके EWS वाले हो गए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हो गए, इन दोनों के लिए ये कहा गया है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है फेज 1, है ना, तो आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे मिनिमम। मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे? 50% दोनों फेज में। जैसे यहाँ देखो, जो पहला फेज है 30 नंबर का है, तो अगर जनरल वाले को पास होना है तो कितने नंबर चाहिए? 15 नंबर चाहिए, ठीक। फिर फेज 2 है, 70 नंबर का है। पास होने के लिए मतलब पास होना ही है, पास तो होना है। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, वो तो ज्यादा नंबर वाले की बनेगी, जो फेज 2 में ज्यादा नंबर लाएगा, फेज 1 में नहीं, फेज 2 में जो ज्यादा नंबर लाएगा। प्रैक्टिकल में क्या 70 नंबर का है, जनरल वाले को पास होने के लिए कितना? आधा चाहिए। अब सर जरा और बता दो, तो ओबीसी वालों के लिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूं, उनके लिए आपको 45% चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। अब अगर वहीं आप SC ST और बच्चे हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए चाहिए 40% मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर मेरी बीच में फोटो आ रही होगी, यहाँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है, तो मैं अभी ऊपर कर दूंगा, ये देखिए यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं, ये देखो, मैंने कहा जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले को 50% नंबर लाने पड़ेंगे दोनों फेज में, है ना। अलग अलग में, ध्यान रखना, फेज 1 में अलग से पास होना है, फेज 2 में अलग से पास होना है। लेकिन एक चीज और ध्यान सुनिए, ये जो आपका फेज 1 होगा ना, फेज 1 जब आप पास कर लेंगे, तब इसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। फिर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके होगा, तब आपको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे फेज 2 एग्जाम के लिए, यानी कि प्रैक्टिकल के लिए। क्लियर हो गई बातें, है ना, प्रैक्टिकल के लिए। और ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये है भैया पूरी की पूरी प्रोसेस जो आपको समझनी थी, ठीक है। अब आती बारी कि सर एक एक करके देख ले जरा पोस्ट कौन कौन सी, ताकि हमें मालूम चल जाए, तो मैं बता देता हूँ आपको। क्लियर है? मैं उम्मीद ये करूंगा आपसे, देखिए प्लीज भटकिए मत, बहुत लोग आपको भटका चुके हैं, है ना। परमानेंट जॉब सब नहीं ले सकते परमानेंट, कई तो ऐसे ही भटकने वाले हैं। इसलिए बेहतर ये कि भैया अपनी अपनी कला को लेकर के चलो, जो तैयारी करनी है वो करते रहो, लेकिन रुको मत। आप यहाँ कोचिंग शिपयार्ड जा करके भी काम कर सकते हैं। जो शीट मेटल वर्कर है, अच्छा ये भी तो मैं बता दूँ आपको, एक्सपीरियंस देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो एक्सपीरियंस देख रहे हो आप। मालूम है आपको, इस जॉब के लिए ये पेपर निकालना अलग बात है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले इनने कहा है कि आपने जब ITI अपनी खत्म की थी, है ना, तो उसके बाद आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन कहते हैं इसको, ITI कंप्लीट होने के बाद, है ना, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये लो अब करो जरा। अब बोलो, आप इसको छोटा समझ रहे थे, इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। मतलब तीनों ने 3 साल पहले आपने कहीं काम किया वो दिखाओ। अब कई लोग के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उनके लिए मैं एक राय दे रहा हूँ, उसमें लिखा भी है PDF में, उन्होंने बताया है, अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपना आखिरी पे स्लिप दिखा दे, तो पे स्लिप से काम चल जाएगा आपके। आपने ज्वाइनिंग कब की थी वो दिखा दो, है ना, ये सब दिखा दो, या आपने कब छोड़ा था वो दिखा दो। ये 3 चीज़ों का आप दिखा सकते हो, तो भी वो उसे एक्सपीरियंस में ही काउंट कर लेंगे, वो उसको जोड़ लेंगे कि कितना कितना क्या हुआ था। क्लियर इतनी बात है? पे स्लिप से देख लेते हैं, सब देख लेते हैं। चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनेंगे। तो एक पोस्ट आपके पास शीट मेटल वर्कर, अच्छा शीट मेटल वर्कर, अभी मैं जिन पोस्ट की बात करने वाला हूँ फैब्रिकेशन असिस्टेंट आएंगे, है ना, क्या कहते हैं उन्हें? फैब्रिकेशन असिस्टेंट। भैया ये SSLC मतलब 10वीं है और ये ITI है, आपके अपने ट्रेड में होना चाहिए। जैसे कोई शीट मेटल वर्कर बनना चाहता है तो उसने ITI किया हो फिटर में या तो फिर शीट मेटल वर्कर में, तो वो भर सकता है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अपनी फील्ड में। वेल्डर के लिए भी वही सेम है, वेल्डिंग से ITI किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाओ फिटर के लिए, फिटर भी वही ITI होना चाहिए फिटर में, है ना, और 3 साल का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो 3 साल का सब में है। मैकेनिक डीजल, अब बस पोस्ट नाम देखना आपको, ITI इसी फील्ड में होनी चाहिए। मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, प्लम्बर है, पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है। क्लियर रहती बात है? अब आगे चलते हैं। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और शिप राइट वुड,
ठीक है, डेट आपको दोनों पता है। यहाँ पर देखिए अब आपके सामने आ जाएंगे किसके लिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। वेल्डर या शीट मेटल के लिए जैसे देख लो आप, ये 12 वेल्डर की पोस्ट है, शीट मेटल वर्कर के लिए 3 है। ऐसे फिटर की आप देख सकते हो जनरल में कितनी है, ऐसी ओबीसी में चेक कर सकते हो, एससी में चेक कर सकते हो, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में, और यहाँ पर आपको टोटल देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात है। टोटल कितना भैया 300। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। और ये वो पन्ना है जहाँ पर मैं उनके लिए रुक रहा हूँ जो फिजिकल दिव्यांगजन भाई बहन है हमारे, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया कौन कौन सी कैटेगरी वाले ऐसे दिव्यांगजन हैं जो इन फॉर्म को भर सकते हैं और किस पोस्ट को भर सकते हैं। एक एग्जांपल दे, तो मान लीजिए किसी को वेल्डर बनना है ना। अब वो दिव्यांगजन जो भाई है हमारा, वो लो विजन हो तो चलेगा, डीफ एंड हार्ड हियरिंग हो तो भी चलेगा, एक लेग या बौनापन या एसिड अटैक विक्टिम है तो भी वो भर सकते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी है इन्वॉल्व उनमें, इससे ज़्यादा डिसेबिलिटी तो भी भर सकते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है लेकिन माइल्ड होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या मेंटल इलनेस है तो वो लोग भर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करते आप हर पोस्ट के सामने देख सकते हो क्या है। देखो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका। बाकी टेंशन मतलब पीडीएफ की लिंक में दे रहा हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे तो मैं पूरा लिख देता हूँ भैया, पढ़ सकते हो कितनी पोस्ट क्या सारी चीज़ें बता देता हूँ वहाँ पर। ऐसे प्रिंटर के लिए देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा देखिए मैक्सिमम जो पीरियड है आपकी नौकरी करने का वो 3 साल रहेगा। ठीक है ना, और कितना क्या पैसा वैसा मिलना है चलो अब वो दिखाता हूँ। कोई देखो, जब आप पहले साल काम करोगे तो आपको देख रहे हो 23,300 रुपये मिल रहा है, और एक्स्ट्रा घंटे जब काम करोगे तो इतना पैसा और एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे ही दूसरे साल के लिए इतना है, और एक्स्ट्रा काम करोगे तो 5,000 मिल जाएगा। 3 साल के लिए ये इतना 24,800 हो गया। और मान लो आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो फिर आपको ये 5,100, देख रहे हो आप, 100 रुपये बढ़ाते चले आ रहे हैं, है ना। तो एक्स्ट्रा काम के भी मिल रहे हैं, अब क्या चाहिए आपको यहाँ पे। और 30 साल से आपकी उम्र एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। एज जो छूट है वो सब देख लिया आपने। अब यहाँ पर देखिए, मतलब जैसे मैंने आपको पेपर जो है फेज़ 1 फेज़ 2 में होना है। फेज़ 1 ऑब्जेक्टिव है, दूसरा प्रैक्टिकल है, 30 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पूरा पेपर आप करके आएंगे। नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। और एक क्वेश्चन सही होने पर 1 मार्क्स मिलता है, तो ये भी मार्किंग है। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, पहला पार्ट को करने के लिए देखो, जो फेज़ 1 है ना आपका ऑब्जेक्टिव वाला, वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, ऐसे बटा हुआ है। फेज़ 1 के लिए आपको जो टाइम मिल रहा है वो 35 मिनट मिल रहा है। 35 मिनट में यानी आधे घंटे 5 मिनट एक्स्ट्रा मान लो बस, और आपको करना पड़ेगा। तो याद रखना, देखो फेज़ 1 जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए में, है ना, पार्ट ए में आपको जो है ये जनरल से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। और जो पार्ट बी है आपका, इसमें आपके ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनरल वाले क्वेश्चन 10 रहेंगे और ट्रेड वाले क्वेश्चन 20 रहेंगे। इस हिसाब से 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, 35 मिनट में करने हैं। सही होगा तो 1 मार्क, गलत हुए तो कोई मार्क नहीं कटेगा, है ना। और ये तो मैंने आपको बता दिया किसको कितने परसेंट, भाई पास होने के लिए तो लेके आना ही पड़ेगा। अब है ना, और देख लो मैं कुछ बताना हो आपको तो, बाकी तो मुझे लगता है सर्टिफिकेट वाले मामले आ गए। अच्छा, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी, पूरी तरीके से आपको जब आपका फॉर्म भरा जाए, है ना, तो भैया एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास इसकी अच्छे से रख लेना। फॉर्म भरने का एप्लीकेशन फॉर्म रखते हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, सारी चीज़ें अपनी पहले से मेंटेन कर लेना भैया। और तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी जानकारी देने की ज़रूरत है ना, बाकी सब हो गया। और ये रहा वो पेज, है ना, इस पर आपको जाना है, क्लिक करना है, वहाँ पे कैरियर पेज में जाना है, वहाँ सीएसएल कोची में जाना है, और बस बाकी तो आप भर लेंगे। समझदार है, नहीं भरने में आए तो आप वहाँ जा करके ऑनलाइन भी जा करके इसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा एक टेम्परेरी जॉब जो कि मैक्सिमम 3 साल की जॉब दे रहा है, उसके लिए भी पहले 3 साल का एक्सपीरियंस कहीं होना चाहिए। अब जहाँ होना चाहिए, तो आज देख रहे हो कोई बिना एक्सपीरियंस के आपको जॉब नहीं देने वाला है। इसलिए सरकार की जितनी स्कीमें आती हैं उनमें सर्टिफिकेट की बात होती है, सर्टिफिकेट को लीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट के दम पर ही अब आपको नौकरी मिलने वाली। तो नौकरी आपसे बहुत दूर नहीं है, दूर आप उसे बनाते हैं, है ना। बड़े बड़े ख्याली पुलावों और सपने के आड़ में आप आज को नहीं देखते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये नहीं कह रहा कि सपने देखने बुरी बात है, उन सपनों के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो कितनी ईमानदारी से हैं, ये देखना और ये समझना बहुत ज़रूरी है, और यही सही बात है। अगर उसमें आप गद्दारी कर रहे हैं तो फिर वो बुरी बात है। क्लियर है ना बात। आईएएस का सपना है वो अपनी जगह पर है, अगर आपको उससे बनना ही है तो फिर जी जान लगा दीजिए, कुछ और मत सोचिए उसके बीच में। तो आपको तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भटक रहे हैं, आप टीवी देख पा रहे हैं, मोबाइल चला पा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम पा रहे हैं, इसका मतलब आप वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपने 2-4 इंटरव्यू बस सुन लिए किसी आईएएस के, उसने बता दिया कि मैं 8 घंटे पढ़ती थी, बाकी घूमती थी, खेलती थी, ये थी, तो आपके दिमाग में यही टाइम टेबल छपेगा। आप ये भूल जाएंगे कि उसने अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट किया था। आप बाकी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कभी किसी को कॉपी नहीं किया जा सकता, कॉपी करने के बाद तो आप बर्बाद ही हो सकते हैं।
उसने अपने आप को समझा था, उस हिसाब से उसने अपना टाइम टेबल बनाया था, किसी को सुन करके नहीं, खुद को देख करके, जान करके, समझ करके बनाया गया टाइम टेबल ही आपको सफलता दे सकता है। बाकी तो भैया यहाँ पे भटकाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो इस पेज को, मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करो, दोस्तों तक पहुँचाओ अपने, ये बात अच्छी लगती हो तो। ठीक है दोस्तों, और आपके कमेंट तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो कमेंट ये बताते हैं कि आप मुझसे जुड़े हुए हो, मुझे फील कराते हैं। उन कमेंट्स के मैं जवाब भी देता हूँ, है ना। कुछ कुछ छूट जाते होंगे लेकिन मैक्सिमम मैं जवाब देता हूँ। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करें। आपको कुछ भी पूछना हो, है ना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपको अच्छा ना लग रहा हो, आप बात करना चाहते हो, आप वहाँ पे कमेंट करिए। ठीक है, मैं आपकी चीज़ों का जवाब दूंगा, है ना। मेरे एंड पे जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं दे सकता हूँ उस जवाब को, मैं आपको पक्का दूंगा। लेकिन प्लीज़, एक यूथ को कैसे चलना चाहिए वो उसे जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नहीं जान पा रहा है तो हम और आप ही उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें साथ में चलना होगा। तो जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।